नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की हमारी ज़ूम मीटिंग में आप सबका स्वागत है। आवाज़ आ रही है? हाथ हिलाइए। ओके। हम यहाँ हर हफ्ते 2 बार ज़ूम पे मिलते हैं। मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो लोग ज़ूम मीटिंग अटेंड करते हैं, वो ज़्यादातर सुनने के लिए ही आते हैं। क्वेश्चन के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भी आप लोगों को कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो होते ही होंगे सर, हर व्यक्ति को क्वेश्चन न हो ऐसा तो बन नहीं सकता। लेकिन लोग ऐसी अपेक्षा रखता है कि भी दूसरा कोई पूछे और उसमें से मेरा जवाब मिल जाए। ऐसा मत रखिए। आप लोग आपकी समस्या दूसरों के साथ मत जोड़िए। आपको आपकी समस्या है, दूसरों को दूसरी समस्या है। हर व्यक्ति की दिनचर्या अलग है, उसकी उम्र अलग है, उसका वजन अलग है, उसका खान-पान अलग है। हर व्यक्ति जहाँ रहता है, वो इलाका अलग है। कोई दिल्ली में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई केरला में रहता है। अब साउथ इंडिया में रहने वाला है और नॉर्थ इंडिया में रहेगा, तो उनकी दिन की जो दिनचर्या के साथ-साथ उसका जो एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वो भी अलग रहता है। हमको ये सब बातें समझनी पड़ेगी। आप देखिए साउथ इंडिया में जाएँगे तो लोग उसका स्किन का कलर थोड़ा श्याम होता है। आप नॉर्थ इंडिया में जाइए, कश्मीर बाजू, तो आपको वहाँ लोग गोरे दिखेंगे, व्हाइट स्किन वाले मिलेंगे। साउथ इंडिया में आप जाएँगे, तो आपको वहाँ जो कुदरत ने जो चीज़ें पैदा की है, जैसे कि नारियल है, तेजाना है, मरी, काली मिर्च, ऐसे तेजाना वो साउथ इंडिया में होते हैं। नारियल आप कश्मीर में ढूँढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो हर लोकेशन, हर जगह का कुदरत ने अपने हिसाब से, अपने नीति नियम के हिसाब से वहाँ का प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डेवलपमेंट करता है। आप राजस्थान के बाड़मेर में जाइए, तो वहाँ जो पौधे मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, वो कम पानी में टिक पाए ऐसे मिलेंगे। उसको पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी। साउथ इंडिया में जो प्लांट्स तैयार होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो आप बाड़मेर में लाके लगाओगे, तो उसका एटमॉस्फेयर उसको सूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ नमी वातावरण में नमी ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, साउथ इंडिया में। राजस्थान के बाड़मेर में गर्मी है, नमी नहीं है। अच्छा, कश्मीर में जाइए, वातावरण में ठंडक है, नमी नहीं है, भेज नहीं है। तो अब ये तीनों प्रकार के जो लोकेशन है, उसके ऊपर जो लोग रहते हैं अलग-अलग जगह, तो उनकी शरीर की सिस्टम्स भी बाहर का जो वातावरण है, उसके हिसाब से काम करता है। साउथ इंडियन लोगों को वातावरण में भेज ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा है, हवा में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वो जब श्वास लेते हैं, तो श्वास के साथ पानी हवा के स्वरूप में फेफड़ों में जाता है और साथ में खून में भी जाता है।
तो उन लोगों को पानी पीने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी नहीं, क्योंकि हवा से भी उसको पानी मिल रहा है। आप राजस्थान के बाड़मेर में जाएंगे तो वहां हवा में नमी नहीं है, गर्मी है। तो आप जो पानी मुंह से पियोगे वो भी आपकी स्किन से बाहर जल्दी निकल जाएगा, फेफड़ों से, श्वास से भी बाहर निकल जाएगा। तो उनको पानी की आवश्यकता ज्यादा रहेगी, पसीना ज्यादा रहेगा उनको भी। और कश्मीर में जाओगे तो वहां भी ड्राई इलाका है, बाहर सूखी बात है, ऐसे ठंडी है तो पसीना नहीं निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा। लेकिन बाहर वातावरण में भेज कम है, नमी कम है, मॉइस्चर कम है, तो वहां भी पानी की आवश्यकता थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन ये गर्मी वाले इलाके के हिसाब से कम रहेगी। फूड में भी ऐसा है। साउथ इंडिया में आप जाइए तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग कैलोरी वाला खुराक ज्यादा खाएंगे, यानी कि गर्मी। वो लोग नारियल पानी पिएगे, लेकिन वही नारियल को सुखा के खाएंगे तो उसको शरीर में पित्त बढ़ जाएगा। तो नारियल की जो काचली है वो शरीर में गर्मी बढ़ा देगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सूखा हुआ नारियल नहीं खाएंगे, वो सूख गया है तो उसको नॉर्थ इंडिया में बेच दो। वहां गर्मी की, कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा है प्राणी को, मनुष्य को। तो वो लोग खाएंगे तो उसको ताकत ज्यादा मिलेगी, शरीर में गर्मी रहेगी। लेकिन वो साउथ इंडियन वाले क्या पिएगे, ज्यादातर हरा नारियल पिएगे, क्योंकि हरे नारियल में इतनी कैलोरी नहीं है जितनी सूखे नारियल में है। आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ जो पाक होते हैं वहाँ ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, अखरोट जैसे। तो अखरोट में क्या है, सिर्फ तेल है, फैट है, चर्बी है। तो वो आप खाओगे तो शरीर में गर्मी रहेगी। और वहां भगवान क्यों बनाता है ऐसा, क्योंकि वो जो पौधा है, उसका जो फल है, वो थोड़ा खाने से शरीर में ज्यादा गर्मी यानी कि ज्यादा कैलोरी मिल जाती है। इसीलिए वहां ड्राई फ्रूट्स वाली चीजें ज्यादा होती है, ताकत वाली कैलोरी वाले फल ज्यादा होते हैं। तो भगवान यानी कि नेचर, कुदरत, भगवान को यही हमको देखना है। साउथ इंडिया में लोगों की स्किन ब्लैक होती है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य प्रकाश है उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें ज्यादा होती है। तो अल्ट्रावायलेट किरण ज्यादा है तो उसकी स्किन को प्रोटेक्शन, जो प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो स्किन में कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो उसको अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए वहां स्किन जो होती है वो थोड़ी ब्लैकिश रखती है कुदरत। तो इससे उसकी स्किन का प्रोटेक्शन होता है। उसके उन लोगों के बाल भी देखिए, साउथ इंडियन लोगों के बाल जो होते हैं ना जल्दी ब्लैक नहीं होते। और जहाँ ज्यादा बर्फबारी रहती है, ठंडी ज्यादा रहती है, वो लोगों की स्किन भी वाइट होती है और बाल भी थोड़े सोनेरी रंग के होते हैं, ब्लैक नहीं रह पाते। तो कुदरत के जो कानून है, कुदरत के जो नीति नियम है, वो खान पान में भी हमको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप कौन कौन से इलाके में रहते हो, वहाँ कौन से पौधे होते हैं, कौन से फल सब्जी पैदा होते हैं, कौन से ग्रेन्स, दालें तैयार हो रही है, उसके हिसाब से वो चीज आपको खानी चाहिए। अब गुजरात में जो लोग रहते हैं तो यहाँ मूंगफली सबसे ज्यादा होती है, तो हमको यहाँ मूंगफली का ही तेल खाना चाहिए, नारियल के खाने की आवश्यकता नहीं है।
जो लोग यूपी साइड रहते हैं तो वहाँ अलग प्रकार का राई होती है, वो ज्यादा बनती है, तो उसका तेल ज्यादा उन लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान हर इलाके में, हर एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो रहते हैं प्राणियां, वो सारे प्राणियों का खुराक वो वातावरण के हिसाब से ही पैदा करता है। अच्छा, सीजन चेंज होती है तो भी उसमें बदलाव आ जाता है। गुजरात में देखिए, ठंडी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम हमको अनुभव में मिलते हैं। अच्छा, साउथ इंडिया में जाइए तो वहां साल के 6 महीना बारिश मौसम जैसा ही रहता है। आधा साल बारिश गिरती है, आधा साल ही खुला रहता है। यहाँ हमको बारिश के मौसम में 4 महीना बारिश का मौसम बताया है, लेकिन अच्छी बारिश 2 महीना ही होती है, 4 महीना भी नहीं होती है। तो जब जब वातावरण में नमी ज्यादा होती है तो फूड जल्दी कंटामिनेट हो जाता है। तो जो खाना है, पत्तियां है, फल है, सब्जी है, वो जल्दी बिगड़ने लगते हैं पानी के हिसाब से, बेज के हिसाब से। आप खाओगे तो शरीर में गैस भी करेगा। तो वो गैस से बचने के लिए, वायरस से बचने के लिए, साउथ इंडियन लोगों के लिए काली मिर्च भगवान ने वहां बना के दिया है। तो वो लोग जो भी खाएंगे उसमें काली मिर्च का प्रयोग करेंगे, तो इससे वो बैक्टीरिया जो फंगस है, इससे वो बच पाते हैं। तो हर जगह सीजन के हिसाब से उसमें चेंज आता रहता है। यहाँ गुजरात में देखिए, अब ठंडी के मौसम में देखो तो मूली ठंडी के मौसम में आती है। ज्यादातर पत्तियां, पालक वो सब ठंडी के मौसम में ही पैदा होते हैं, क्योंकि वो खेत में उसी मौसम में अच्छे पैदा हो जाते हैं। अब मूली जो है वो गर्म प्रकृति की है। आप मूली का पत्ता खाओ और 2-3 ग्लास पिए, उसका जूस निकाल के पी जाओ तो आपके शरीर में एकदम गर्मी कर लेगा। तो ये गर्मी, शरीर में गर्म करने के लिए गर्म प्रकृति वाली चीजें सर्दी के मौसम में भगवान पैदा करता है। ये यहाँ रिंगन गुजरात में बोलते हैं, जिसको ब्रिंजल अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो भी गर्म प्रकृति वाले हैं। बीट है, गाजर है, तो ये सब ठंडी के मौसम में ही पैदा होते हैं। गर्मी के मौसम में आप देखिए तो शक्कर टेटी है, तरबूज है, वाटरमेलन है, कैरी है, द्राक्ष है। तो ऐसे खट्टे मीठे फल जो है वो सब गर्मी के मौसम में ही ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मीठे फल जो हो वो ज्यादातर शरीर में ठंडक करने का काम करते हैं। अब वो आप ठंडी के मौसम में ठंडी प्रकृति वाली चीजें, सब्जी या फल खाओगे तो शरीर में ठंडक बढ़ जाएगी, आपको प्रोटेक्शन कम मिलेगा। तो हर व्यक्ति को अपने इलाके के हिसाब से अपने काम करने के तरीके, कई लोगों को पूरा दिन धूप में ही, खुले में ही घूमना पड़ता है। खेतों में काम करते हैं तो वहां छाए होती नहीं है। अब भले गुजरात में रहता हो, लेकिन वो खेत में काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पूरा दिन एसी में बैठ के काम कर रहा है। तो एसी वाले की पानी की रिक्वायरमेंट, खाने की क्वांटिटी, और खेत में काम करने वाले की पानी की रिक्वायरमेंट और खुराक की क्वांटिटी में काफी अंतर रहेगा। तो शहर वाला को जितना खाना चाहिए, इसे डबल खाना वो गांव में मजदूरी करने वाले को चाहिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से काम देख के ही खुराक तय कीजिए, खुराक की क्वालिटी तय कीजिए। आपकी प्रकृति भी इसमें काम करती है। कई लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं, कई पित्त वाले होते हैं, कई वायु प्रकृति वाले होते हैं। तो उनको भी अपनी प्रकृति के हिसाब से खान पीन में ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं, वो लोग खट्टी और तीखी चीज खाने में ज्यादा खाएंगे तो उसका पित्त बढ़ने लगेगा।
तो हम यहाँ योगाहार में ये भी बातें बताते हैं कि भाई स्वाद भी अपने काम करते हैं। जो कफ प्रकृति वाले हैं उसको मीठे फल कम खाने चाहिए, क्योंकि वो खाएगा तो उसका कफ बढ़ेगा। पित्त वाले को तीखा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसका पित्त बढ़ेगा। खट्टा से भी पित्त बढ़ता है। तो हर स्वाद भी अपना काम करता है, चाहे कोई भी इलाके में रहते हो, लेकिन टेस्ट भी अपना काम तो करता ही है। तो छोटी छोटी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और अपने खुराक को नियम के अनुसार खाना है। मेहनत का जो लोग हैं वो खाने का टाइम थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। जो मेहनत नहीं करते, शहर में रहते हैं, वो लोगों को तो 2 ही टाइम खाना चाहिए, या तो 24 में से 8 घंटे के बीच में ही खाना चाहिए। बाकी 16 घंटा इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लेना चाहिए। मेहनत करने वाले को फिर 8 घंटे की जगह 10 घंटा खा सकता है, कैलोरी वाला ज्यादा खा सकता है। मेहनत नहीं करता है उसको कैलोरी वाला खाना ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हरी पत्ती तो मेहनत करने वाले को भी खानी चाहिए, मेहनत नहीं करता है वो भी, उसको भी खानी चाहिए, क्योंकि पत्ती में हीमोग्लोबिन है, पत्ती में न्यूट्रिशन है। ये मेहनत वाले को भी जरूरत पड़ेगी, मेहनत नहीं करते है उसको भी जरूरत पड़ेगी। तो वो हरी पत्ती तो सबके लिए काम की चीज है। अच्छा, चबा के खाना सबके लिए जरूरी है। वो मेहनत करता हो वो भी चबा के खाए, नहीं करता है वो भी चबा के खाए। चबा के खाओगे तो ही सही डाइजेस्ट होगा। तो ये छोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अपने काम दिनचर्या के हिसाब से खान पान तय करना चाहिए। खाने पीने के नीति नियम, पानी कब पीना चाहिए, भूख लगती है तभी खाना चाहिए। कोई भी चीज ज्यादा अकेली खाओगे तो भी नुकसान करेगा। तो अति करोगे, खाने में भी आप ज्यादा खा लोगे तो भी नुकसान है, कम खाओगे तो भी नुकसान है। उपवास भी मर्यादा के हिसाब से करना चाहिए, बीमारी के हिसाब से। आपको सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है तो 1 या 2 दिन से ज्यादा उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो जीभ है उसके ऊपर सफेद कलर है तब तक उपवास करो। सफेद कलर चला जाए फिर बाद में उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कैंसर जैसी बीमारी है तो 3 दिन से लेके 1 हफ्ता कंटिन्यूअस निर्जला उपवास कराते हैं और कैंसर की बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो जिसको कैंसर जैसी बीमारी है उनके लिए फिर 1 दिन के उपवास से फायदा इतना नहीं मिलता है जितना वो लंबे उपवास करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में आनंदी माँ का एक आश्रम है, वहाँ एनडीएस की सिस्टम के हिसाब से पेशेंट को रखते हैं, तद्दन फ्री रखते हैं, वो भी सेवा का ही काम करते हैं। तो वो तो कैंसर पेशेंट को ऐसे ही पेशेंट को अपने वहां रखते हैं जिसको डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर लिए है कि भाई अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप हो सके इतना अपने हिसाब से सेवा करो। घर वाले को ऐसा बोल के भेज देते हैं। ऐसे पेशेंट को ही वहां बुलाते हैं कि भाई अब तुमको मरना ही है, डॉक्टरों ने तो हाथ ऊंचा कर लिया है, तो आ जाओ हमारे यहाँ प्रयोग करो। हाँ, बच गए तो तुम्हारा नसीब, ऐसे तो मरना ही है। लेकिन आपको नवाई लगेगी कि उन लोगों का कहना है जो सेंटर चलाते हैं आनंदी माँ के वहाँ, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ 90% से ज्यादा रिकवरी रेट है। 90% से ज्यादा रिकवरी रेट है। और वो क्या कराते हैं, 1 हफ्ता कंटिन्यूअस निर्जला उपवास करा लेते हैं, खाना पीना बंद करा लेते हैं। एक ही दिन हफ्ते में रसाहार पे रखते हैं, फिर दोबारा हफ्ते के लिए निर्जला करा लेते हैं।
ऐसा करके वो बॉडी उसकी सूख जाती है पेशेंट की। लेकिन कुदरत का एक नियम है कि जब आप खाना छोड़ देते हो तो शरीर अपने शरीर को टिकाने के लिए जितने कैंसर के सेल है उन सब को खा जाता है, शरीर खुद ही उसको खा जाता है और शरीर को टिका पाता है। तो कैंसर सेल को नष्ट करने का प्रावधान कुदरत ने हमारे शरीर में रख के रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, शरीर कैंसर के सेल को खा जाए, खाने का मौका ही नहीं देते हैं। हम उसको पहले से ही दूसरा खुराक देते रहते हैं। तो शरीर को जरूरत से ज्यादा जब खुराक अंदर आ जाता है तो वो कैंसर के सेल को खाने तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो बीमारी के हिसाब से आपको अपने उपवास के दिन, उपवास का तरीका, ये सब तय करने चाहिए और मन मक्कम करना चाहिए। तो ये हर व्यक्ति की बीमारी अलग है, हर व्यक्ति का परिस्थिति अलग है, बीमारी का प्रकार अलग है। तो इसके हिसाब से ही आपको खान-पीन में, फास्टिंग में ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो किसी को किडनी में स्टोन है, तो उनको उपवास की जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ खुराक में ही चेंज करना है और उसमें तो उपवास बिल्कुल नहीं करना है। उसको तो पूरे दिन लिक्विड लेना है। उसको तो ये 16 घंटे का भी फास्टिंग नहीं करना है। उसको तो एक ही काम करना है, हाँ, 2 दिन के लिए कंटिन्यूअस सिर्फ नींबू के रस पे ही रहना है, नींबू पानी पे ही रहना है। वो 2 दिन रहेगा तो किडनी की 2 एमएम से 5 एमएम तक की किडनी में जो स्टोन है, वो 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से उसको डाइट में क्या ध्यान रखना है, क्या करना है। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, मान लो आप एक दिन 24 घंटा निर्जला उपवास कर लेते हो और ठीक हो जाते हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन कई लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम फिर कड़वे पत्तियों का रस बोल देते हैं, भई आप कड़वे पत्ती, पपिया पपीता का पान का रस, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पपीते का पान का रस जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये A4 साइज का जेरोक्स पेपर जितना ही पपीते का पत्ते का रस दिन में सुबह शाम में एक-एक बार ले सकते हो। इससे ज्यादा लोगे तो पेशेंट का भी जीवन का जोखिम हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब बातें जो है वो आप समझ के अपने हिसाब से आप प्रयोग करोगे तो मैं मानता हूँ कि जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। और देखिए दुनिया के सारे प्राणी जितने भी रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो सब प्राणियों को कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है, कोई भी प्राणी अपनी बीमारी के बाद किसी की सलाह लेने नहीं जाता है। खुद ही तय करता है कि भाई अब मुझे शरीर में तकलीफ है, खाना-पीना छोड़ देना है बस। उसको खुद को सेंस आ जाती है और मनुष्य को पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं पाता है। जो प्राणियां मनुष्य ने पाल के रखे, जैसे हर घर जो बड़े बंगले वाले हैं हर घर में कुत्ते रखते हैं, तो जंगल में रहने वाले कुत्ते को मोतियाबिंद नहीं आता है, लेकिन जो बंगले में सेठ के साथ रहते हैं कुत्ते, उन सब लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ता है। सेठ का भी मोतिया का ऑपरेशन हो जाता है और साथ साथ में उनके कुत्ते का भी हो जाता है। तो गड़बड़ी हम करते हैं। बेचारा कुत्ते को अपने हिसाब से खाने का मौका ही नहीं देते हैं। वो हम जो खाते हैं वो उसको खिलाते हैं। तो जो पालतू प्राणियां है वो भी बेचारे दुखी है। भले वो गाड़ी में घूमते होंगे, लेकिन उनको भी बुखार आता है, उनको भी कब्ज हो जाती है, उनको भी मोतिया आ जाता है। इससे तो अच्छे है वो जंगल में खुले जंगल में घूमने वाले, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो
हमको ऐसे प्राणियों को अपने पास रह के उन लोगों को बीमार रखने का हमको कोई अधिकार नहीं है। अपने प्रोटेक्शन के लिए रखते हो कि भी कोई चोर लुटारा आ जाए तो उसको बचाने के लिए कुत्ते रखो, उघराने वाला आ जाए तो उसको, लेनदार आ जाए तो उसको बचने से लिए कुत्ते रखो, लेकिन उसके शरीर के साथ मत खिलवाड़ करो। हाँ, उनका भी जीवन है, उसको भी स्वतंत्रता चाहिए। हमको कोई बांध के रखेगा, गुलामी में रखेंगे। गुलामी अंग्रेजों और मुगल शासन ने पूरे देश में करीब 800 600 से 800 साल हमारे देश वासियों को गुलाम करके रखा था। लेकिन गुलामी में से बाहर आ गए, राजनीतिक गुलामी में से बाहर आ गए, लेकिन हम अपनी बीमारियों की गुलामी में से हम अभी तक बाहर नहीं आ पाए। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। हमारे पास अभी टाइम 8-9 मिनट बाकी है। जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करे। 2 लोगों ने रेज करके रखा है। एक है देवांशी, वो अपना माइक अनम्यूट करे। गीता राजानी, प्रज्ञा बेन फिर बाद में बोले, गणेश भाई भी बोले और दीपा कोठारी। हाँ, सब 2-2 मिनट टाइम ले लीजिए। 4 लोग हैं, बोलिए। राजेश भाई बोलो। हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो, अवाज आवे છે। हाँ, मारो एक प्रश्न એ કે છે કે 8-10 દિવસથી મને વાગી ગયું છે પગમાં અને ઘા પડી ગયું છે પગની અંદર, તો જલ્દી રૂઝ નથી આવતું, તો શું કરવું જોઈએ? હા, રૂઝ ના આવે એનો મતલબ ઘા પડી ગયો। હા, ઘા પડી ગયો છે, રૂઝ નથી આવતી, તો એનો મતલબ શું છે કે તમારું જે લોહી છે એ લોહીમાં ગંદકી છે। આ લોહી ચોખ્ખું કરવા માટે તમે ખાવાનું રાંધેલું બંધ કરી નાખો। 8 કલાકની વચ્ચે જ ખાઓ, થોડું ગ્રીન ખાઓ, અને જે જગ્યાએ ઘાવ પડ્યો છે એના ઉપર યુરિન લગાવવાનું રાખો, જે એન્ટી ફંગસ હોય, એન્ટીબેક્ટેરિયલ હોય, જેને આગળ સડો નહીં થવા દે। અને સાથે સાથે લીલા પાંદડાની આ પેસ્ટ બનાવો અને પેસ્ટ બી તમે એના ઉપર લગાવી શકો। હવે લોહી ચોખ્ખું કરશો એટલે કે ઉપવાસ કરશો તો તમારો ઘા જલ્દી રૂજાઈ જશે, પણ જો ખાવાનું ચાલુ રાખશો તો ઘા જલ્દી નહીં રોકાય। બરોબર? અને ડાયાબિટીસ ની સમસ્યા નથી એ બી ચેક કરાવી લો। ઘણા લોકો ડાયાબિટીસ હોય એટલે એ તો એક ચેક કરી લીધું નથી સર। ઓકે, તો પછી એક દિવસ નિર્જરા ઉપવાસ કરો અને એના ઉપર યુરિન લગાવવાનું રાખો અથવા લીલા પાનની પેસ્ટ લગાવવાની રાખો, ઘા જલ્દી રૂજાઈ જશે। જેટલું ખાવાનું ઓછું રાખશો એટલું જલ્દી રૂજ આવશે, એટલું યાદ રાખવાનું। હા સર, હું ગીતા બોલું છું સર। હા, મને છે ને લેફ્ટ આઈમાંથી ડોક્ટરને તપાસ કરાવી તો પાણી બંને આંખમાંથી નીકળે છે, પણ લેફ્ટ આઈમાંથી જ્યારે એને ઇન્જેક્શન નાખીને પાણી નાખ્યું તો ગળામાં પાણી નહોતું આવતું। એ કે આની નસો બંધ થઈ ગઈ છે। હા, એ નસ બંધ થઈ ગઈ હોય એટલે અંદર ઇન્ફેક્શન હોય। અચ્છા। હા, તો એ ડોક્ટર જે હોય ને આંખોના કે કાન નાકના, એમને કહેશો ને તો એ અંદર ઇન્જેક્શન નાખી અને નસમાંથી કચરો કાઢી આપશે અને ખુલ્લી કરી આપશે। સર એમને કહ્યું કે એ નહીં થાય, કે નસ બંધ થઈ ગઈ છે। ઓકે, તો પછી તમે ફાસ્ટિંગ કરી નાખો 1-2 દિવસ। અચ્છા। હા, ગરપન વાળી વસ્તુ ખાવાની નહીં, બરોબર? અને ખટાશ બી વધારે પડતી નહીં ખાવાની, અને 1-8 દિવસ ઉપવાસ કરશો તો એમાં તમને જલ્દી સુકાઈ જશે, અંદર જે કઈ સડો થયો હશે, ફંગસ કે એવું કઈ થયું હશે તો એમાં રાહત થઈ જશે। બરાબર? હા, થેન્ક યુ સર। બોલો ગણેશભાઈ, પ્રજ્ઞાબેન અને દીપાબેન। હા, બોલો સર। સિકલ સેલ એનિમિયા કોઈને થયો હોય તો એના માટે શું ઉપાય છે? સિકલ સેલ એટલે અમે એવું માનીએ છીએ કે આપણો જે હિમોગ્લોબિન હોય છે
એને અમુક ચોક્કસ પ્રકારના વાયરસ જે હોય એને કાપી નાખે, એટલે એનો શેપ બદલી કાઢે, એટલે આમ ચંદ્ર આકારના થઈ જાય, જે રાઉન્ડ હોવા જોઈએ હિમોગ્લોબિનના સેલ એ કટિંગ કરેલા અર્ધ ચંદ્રાકાર જેવા થઈ જાય. તો આ એક પ્રકારના વાયરસના કારણે થતું હોય છે એવું અમારું માનવું છે. ડોક્ટર એલોપેથી શું કહે છે અમને ખબર નથી, પણ એ સમસ્યામાંથી અમારે ત્યાં આવા 1-2 પેશન્ટ પહેલા આવેલા હતા કોરોના પહેલા, અને એ લોકોને ઘણી રાહત થઈ ગઈ હતી આપણી NDS ફોલો કરવાથી. શરીરમાં વાયરસ ના વધે એનું ધ્યાન રાખવાનું. એટલે તમે એક તો ગિલોયની ગોળી રોજ 2-2 ગોળી રાત્રે લેવાની રાખો, એટલે શરીરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન વધતું હોય તો એ કંટ્રોલમાં રહે. તો સિકલ સેલમાં તમને એનો ફાયદો થશે. ફાસ્ટિંગ બી કરવાનું રાખો, 2-3 દિવસ 1 દિવસ ઉપવાસ કરી લેવાનું નિર્જરા, અને કઠોળ વાળા કોઈ વસ્તુઓ કાચી કે પાકી રાંધેલી આ નહીં ખાવાની. પ્રોટીન યુક્ત વસ્તુ હમણાં થોડા દિવસ બંધ કરી દો, બરોબર? અને ગ્રીન ને એવું થોડું લેવાનું રાખો તો એનાથી તમને સિકલ સેલમાં ફાયદો થશે. પ્રજ્ઞાબેન બોલો. હા સર, મારી પિત્ત પ્રકૃતિ છે. જી. હા, એટલે હું આમ સાચવું તો છું જ, ખટાશ ને તીખું નથી ખાતી, પણ તેમ છતાં ક્યારેક ઉપવાસ કરું ધારો કે, અથવા તો કે 12 જવાનું થાય ને 12 વાગ્યાના બદલે 1 વાગે ખાવાનું થઈ જાય, સાંજે ધારો કે 7 વાગ્યાના બદલે 8 વાગે ખાવાનું થઈ જાય, તો બી પિત્ત થઈ જાય. પણ જે દિવસે આવું થાય ને એટલે માથું ખૂબ દુખે અને અર્ધ બેભાન અવસ્થા જેવું થઈ જાય. હવે મને ખબર તો પડી જ જાય છે કે પિત્ત થયું છે, તો એને સમાવવા માટે શું કરવાનું? એકચ્યુઅલી તો એ જે છે ને કે સમય થાય એટલે તમારા જઠરમાં પિત્ત આવી જાય, એ તમારી બાયોક્લોક આ બધું કરી રહી છે. એટલે ટાઈમ થાય એટલે તરત જઠરમાં પિત્ત વધવા માંડે. એટલે તમારે એવા ટાઈમે પિત્ત જેવું વધવા માંડે એ વખતે ઉપવાસ નહીં કરવાના, કમસે કમ પાણી બી પી લેવાનું, અને કોઈ બી લાઈટ જેમ કે નારિયેળ પાણી છે કે શેરડીનો રસ જે ગરપણ વાળું આવું કંઈક થોડું પેટમાં નાખી દેવું. અને બીજું કે આ જે બાયોક્લોકના હિસાબે જે શરીરમાં સમય સાથે જે પિત્ત આવી જવાની ઘટના જે બને છે એ બાયોક્લોકમાંથી તમારે બહાર આવવું પડશે. એટલે પહેલા તો તમારી ખાવા પીવાની સિસ્ટમ જે છે ને એને બેસીને ખાવાનું નહીં રાખવાનું, ટાઈમ સાથે કદાપી નહીં ખાવાનું, તમારે અલગ અલગ સમયે ટુકડે ટુકડે થોડું થોડું ખાવું. એટલે બાયોક્લોક ડિસ્ટર્બ કરી નાખો, એને બંધ કરી નાખો. અચ્છા, મતલબ ધીરે ધીરે ને સુધારવું. હા, કારણ કે ટાઈમ થાય એટલે જઠરમાં રસ આવી ના જવું જોઈએ. આપણે જયારે ખાવા બેસીએ ત્યારે જ આવવો જોઈએ. બરાબર. આપણે શું થાય, અહીં ખાતા નથી ને જઠરમાં રસ આવવાનું ચાલુ થઈ જાય એટલે પિત્ત વધવાનું ચાલુ થઈ બેભાન અવસ્થા જેવું થઈ જાય. એટલે એ તમારે એવા ઉપવાસ નહીં કરવાના. જયારે એવું આવું ચાલુ થઈ જાય એટલે તરત તમારે ખાઈ લેવાનું કંઈક, પણ લાઇટ વેઇટ, એમ જેમ કે જ્યુસ જેવું પી લેવું, એમ કોઈ બી શેરડીનો રસ હોય કે આ તો નારિયેળ પાણી જેવું વસ્તુ પી લેવી, એટલે એ વખતે પિત્ત શમન થઈ જાય. પણ તમારી જે રૂટીન જે ખાવાની હેબિટ છે એના સમયને સાચવશો નહીં. ટાઈમ બધા બદલી કાઢો, ગમે ત્યારે અલગ અલગ ટાઈમે થોડું થોડું ખાવાનું, અને એક સાથે બેસીને ખાવાનું રાખશો નહીં. એટલે 1 અઠવાડિયું આવું કરશો ને તો તમારી જે બાયોક્લોકની જે ટાઈમસર જે જઠરમાં રસ આવવાની પ્રક્રિયા છે ને ધીરે ધીરે બંધ થઈ જશે. બરોબર. બોલો દીપાબેન. આપણી પાસે 1 મિનિટ થી ઓછો ટાઈમ છે. બોલો બેન, ફટાફટ. हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जैसे आपने बताया कि कैंसर का इलाज हो जाता है एनडीएस से, और किडनी का भी बताया, तो उस तरह से अगर ओवर थिंकिंग होती है, हमारा माइंड स्टेबल नहीं होता है, तो क्या उसका भी एनडीएस में है उपचार? एनडीएस में एक फायदा होता है कि हमारे जो मगज में जो केमिकल लोचे हो जाते हैं, केमिकल इनबैलेंस हो जाता है, इसके हिसाब से हम डिप्रेशन या मानसिक तनाव में आ जाते हैं, तो उसमें एक फायदा तो जरूर मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको प्राणायाम पे जाना पड़ेगा। योग बोलता है कि जिसका श्वास कंट्रोल करने की कैपेसिटी है उसको मानसिक समस्याएं कम रह जाती है। तो आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। ધીમા લાંબા અને ઊંડા શ્વાસ લેવાની પ્રેક્ટિસ જેટલી વધારશો એટલા ડિપ્રેશનમાંથી બહાર આવશો. વિચારો